आ, साथियों, हम शुरू करते हैं। हमारे साथ इंद्रेश मैखुरी जी है, जो एक सेकंड, सॉरी। हाँ, सॉरी, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है डिजिटल डिवाइड के कृपा से। मेरा नाम मधुरिमा है और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से मैं हमारे वक्ता इंद्रेश मैखुरी जी और हमारे ऑडियंस सभी को स्वागत करती हूँ। ये टॉक लाइव स्ट्रीम हो रहा है फेसबुक पे। आज हमें पता है कि 7 फरवरी को एक बहुत ही भयानक एक डिजास्टर हुआ। अब उसको क्या कहा जाए, वो नेचुरल डिजास्टर है या मैनमेड डिजास्टर है? इतने सालों से उत्तराखंड जिस एरिया में है वो बहुत ही फ्रेजाइल, जोग्राफिकली एक फ्रेजाइल एरिया है। उसमें अगेन रियली सॉरी, थोड़ा कैंपस में नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। बहुत उत्तराखंड एक बहुत ही फ्रेजाइल एरिया, उसमें जिस तरीके से लगातार एक के बाद हम देखे हैं, जिस तरीके से डैम्स बनाने के चलते पावर जनरेट करने के बहाने जिस तरीके का एक एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उस रीजन का, ये जो 7 फरवरी का हादसा वो पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के घटना घटे हैं, पर उसके बावजूद सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि वहां का जो डेवलपमेंट के नाम पे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उस जगह का, उस पे कोई नियंत्रण ले आए। कुछ मैकेनिज्म ले आए जिससे पहले से ही पता चले और जान बचाया जा सकता है। लगातार ऐसी घटना घटने के बावजूद दो बड़ा वहां पे पावर प्रोजेक्ट्स है, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और रैनी पावर प्रोजेक्ट। और जिस तरीके से जान गई है वो, वाकई ये सवाल कि ये नेचुरल है या क्या इंसानों ने ये बनाया है। डेवलपमेंट के आड़ पे कुछ चंद लोगों की वेल्थ को बढ़ाने की वजह से क्या सरकार खुला छूट दे रही है इन कॉर्पोरेट्स को कि ऐसे फ्रेजाइल एरिया को वो लगातार एक्सप्लॉइट करें? मैं इंद्रेश जी को स्वागत करती हूँ, वो इस विषय पे बात रखे। इंद्रेश जी आइसा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी CPIML उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और लगातार इस इशू पे वो बोलते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं। इंद्रेश जी, आप शुरू कर सकते हैं। इंद्रेश जी, आप शुरू कर सकते हैं। हेलो। इंद्रेश जी के जगह अभी लाइट गई थी, शायद इस वजह से उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं अपील करती हूँ कि हाँ, विनय लिख ही रहे कि उत्तराखंड इज कनेक्टिविटी इश्यूज, और इस हादसे के बाद और बढ़ा है ये प्रॉब्लम। थोड़ा आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इंद्रेश जी कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से जुड़े। हाँ, हेलो।
जी इंद्रेश जी, आप शुरू कर सकते हैं अपनी बात। अच्छा, मैं शुरू करूंगा। मैं कहा तो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम यहाँ भी है। तो सबसे पहले तो जेएनयू आइसा के साथियों को इनकलाबी सलाम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये मौका आपने मुझे दिया कि मैं इस आपदा के बारे में अपनी बात आपके साथ साझा कर सकूं। और मैं अभी यहीं जोशीमठ में मौजूद हूँ। पिछले 6-7 दिन से करीबन 1 हफ्ता मुझको भी होने वाला है। मंडे से मैं यहाँ हूँ। और जैसा शुरू में मधुरिमा जी ने भी बताया और हम लोग सब जानते हैं, पूरा देश इस बात को जानता है कि 7 फरवरी को यहाँ एक फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन हुई, जिसके बाद जो जोशीमठ ब्लॉक है उत्तराखंड में, चमोली जिले का जोशीमठ ब्लॉक है, उसमें रैणी गांव है। और रैणी गांव को हम इस बात के लिए जानते हैं कि सन 76 में 1976 में जो चिपको मूवमेंट हुआ, तो उस चिपको मूवमेंट के लिए दुनिया भर में रैणी गांव जाना जाता है। गौरा देवी पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। तो उसी रैणी गांव के मुहाने पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जिसका नाम ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना थी। तो ये 13 मेगावाट की परियोजना थी। वो थी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब वो परियोजना अस्तित्व में वहां पर नहीं है, वो पूरी तरह वॉश आउट हो गई। तो 13 मेगावाट की ये परियोजना है और इससे 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी नीचे की तरफ आते हुए 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तपोवन नाम की जगह है। और तपोवन में एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगाड़ नाम से एक परियोजना 530 मेगावाट की परियोजना बन रही थी। वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। उसका बैराज साइट था। उसके बैराज साइट पर बड़े पैमाने पर तब मजदूर काम कर रहे थे संडे होने के बावजूद। चूंकि जो पता चला, जो जानकारी है उसके मुताबिक लॉकडाउन में जितना काम नहीं हो सका, तो कंपनी इस बात की जल्दी में थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कराया जाए। तो इसलिए संडे के दिन भी काफी संख्या में वर्कर वहां काम कर रहे थे। वर्कर्स थे, इंजीनियर्स थे, वेल्डर्स थे और बहुत तरह के लोग काम कर रहे थे। तो वो फ्लैश फ्लड ऊपर से आया, उसने ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को जो रैणी गांव में है उसको पूरी तरह से वॉश आउट किया। और उसके बाद तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना का तपोवन पर जो बैराज साइट है, उस बैराज साइट पर जो लोग काम कर रहे थे वो उस पानी और मलबे का जो पूरा एक तरह से बाढ़ आई, उस बाढ़ की चपेट में आए। और वहीं पर एक टनल है जो 1800 मीटर की टनल है, करीब ऑनगोइंग टनल है। उसके अंदर भी काम चल रहा था। तो उस टनल के भीतर अभी मलबा भरा हुआ है और पिछले 7 दिनों से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जो सर्च ऑपरेशन है कहिए, तो वो उसी टनल के भीतर चल रहा है। तो आज भी हम लोग जो है यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे जाकर के मिले, उनके साथ हमने बात किया इस सिलसिले में कि भाई ये जो रिलीफ ऑपरेशन है इसको थोड़ा सा तेज किया जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन जो भी कहिए उसको, तो उसको तेज किया जाए। अब जो ये सवाल है जो आज की इस पब्लिक मीटिंग का विषय है कि क्या ये इस आपदा को, इस ट्रेजेडी को, इसको क्या कहिए, ये मैन मेड ट्रेजेडी है या ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा है या मनुष्य जनित आपदा है। तो मैं ये समझता हूं हम लोगों का जो इतने साल तक परियोजनाओं के साथ और उत्तराखंड के साथ जो रिश्ता है उसके आधार पर हम ये समझते हैं कि पहाड़ है और पहाड़ में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होगा, भूकंप भी आएगा, नदियां हैं तो उनमें बाढ़ भी आएगी, ग्लेशियर्स हैं तो ग्लेशियर्स टूटेंगे भी, वो ग्लेशियर्स टूटने से नदियों में कई लेक भी बनेंगे, ग्लेशियर लेक्स भी बनेंगी, ये सब चीजें होंगी। तो लेकिन सवाल है कि इन सब चीजों से, इन सब चीजों के जो इंटेंसिटी है, इन सब चीजों से जो फ्लैश फ्लड्स आएंगे, जो और तरह की चीजें होंगी, उसकी इंटेंसिटी कैसे कम या ज्यादा होगी। तो उसकी इंटेंसिटी, नदी में अगर पानी बहुत तेज आ रहा है और उसके रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट उस लेवल पर नहीं होगा। और अगर उसके रास्ते में बहुत तरह की बाधाएं हैं जो मनुष्य ने पैदा की हैं, तो वो तबाही का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी इंटेंसिटी है,
वो तबाही की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये बहुत स्पष्ट सी बात है। जिन दो परियोजनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, रैणी गांव में ऋषिगंगा पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था 13 मेगावाट, अब यहाँ वो कहते हैं कि भाई छोटी परियोजना थी, 13 सुन करके 13 मेगावाट सुन करके लगता है कि हाँ 13 तो छोटा ही नंबर है, बट इट्स नॉट 13 ओनली, इट्स 13 मेगावाट। एंड जब हम कहते हैं मेगा, तो मेगा मतलब छोटा नहीं होता, मेगा मीन्स बड़ा, बृहद, विशाल। तो ये एक परियोजना थी और उससे डाउनस्ट्रीम जैसा मैंने कहा 530 मेगावाट की परियोजना बनने की प्रक्रिया चल रही थी। तो उस ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में भी, ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो रैणी गांव में था, जो पूरी तरह से बह गया है, उस ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में भी लगातार उस पर प्राकृतिक आपदा की मार, फ्लैश फ्लड्स की मार होती रही। और 2013 में तो ये भी हुआ कि जो उस पावर प्रोजेक्ट का मालिक था वो भी उसमें दब करके मर गया। तो उसके बावजूद भी इस तरह की परिघटना से, इस तरह की कोई घटना हो जाएगी तो उससे निपटने का कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम या अर्ली अलार्मिंग सिस्टम, कोई सिस्टम वहीं कहीं एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसा कोई सिस्टम अस्तित्व में था नहीं। और इसलिए बाढ़ आई, बाढ़ सबको साफ, उस पूरे प्रोजेक्ट को साफ करते हुए चली गई। उस परियोजना में 2007, 8, 9 से लगातार लोग ये बात कहते रहे कि ये रैणी गांव में लोगों ने कहा, वहां जिस इलाके में वो परियोजना स्थित है, यानी रैणी गांव के मुहाने पर वो परियोजना थी, अभी आज के दिन पर आप देखेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस जगह पर कोई स्ट्रक्चर होगा, इस जगह पर कोई सड़क होगी। आज के दिन पर वहां पूरी तरह से साफ हो गया है, एकदम समतल मैदान है, मलबे का ढेर है। तो लेकिन उस वो जो है वो इलाका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का इलाका है, और बायोस्फीयर रिजर्व होने के नाते जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों को वहां के जंगल से, वही जंगल जिसको गौरा देवी ने, चिपको आंदोलन ने पेड़ों पर लिपट करके बचाया, उस जंगल से जो स्थानीय लोग, उनको उस जंगल से एक लकड़ी उठाने का अधिकार, लकड़ी का टुकड़ा उठाने का अधिकार नहीं। उनको बायोस्फीयर रिजर्व होने के चलते वहां से एक पत्ती तोड़ने का अधिकार उस जंगल से नहीं। और ऐसी जगह पर जहां लोकल लोगों को पर्यावरण के नाम पर लकड़ी का टुकड़ा उठाने की अनुमति नहीं है, ऐसी जगह पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अनुमति मिली, उसमें पेड़ काटे गए, उसमें बड़े पैमाने पर डायनामाइट से ब्लास्टिंग की गई, बहुत बड़े पैमाने। अब आप सोचिए, और उसके खिलाफ लोग लड़ते रहे लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं। अब आप सोचिए कि वो जो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, उसको यूनेस्को ने अपना जो संरक्षित प्रोजेक्ट्स है उसके हिस्से में, कि जो संरक्षित जगह है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उस इलाके, वो इलाका है, उस इलाके में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और यहाँ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, सिर्फ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इस जोशीमठ के इलाके में अगर आप देखें तो 2013 से पहले यहाँ जिस तरह से प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए, तो 2013 का रेफरेंस आया, मैं उस पर आता हूँ कि 2013 में एक आपदा आई, और उस आपदा ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उस रवि चोपड़ा कमेटी की अनुशंसा पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद किए गए। लेकिन उससे पहले जो यहाँ प्रपोज था, तो इतने बड़े पैमाने पर जोशीमठ के इलाके में ही इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाएं थी कि एक परियोजना का बैराज साइट जहां शुरू हो रहा है, उससे ठीक 4 कदम पहले दूसरी परियोजना का पावर हाउस साइट खत्म हो रहा है, यानी एक परियोजना खत्म हो रही है और अगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो ये जो पूरा तौर तरीका है, उसमें मतलब एक के बाद एक मलारी, झेलम, झेलम, तमक, लाता, तपोवन, विष्णुगाड, पीपल कोटी, विष्णु प्रयाग परियोजना, ये एक सीरीज में, एक श्रृंखला में, ऋषिगंगा भी इसमें जोड़ लीजिए, तो एक के बाद एक ही नदी पर या एक नदी की बहुत सारी स्ट्रीम्स पर ये परियोजनाएं लगातार इस जोशीमठ के इलाके में बन रही थी। तो ये जो पावर जनरेशन का सवाल, हम कह रहे हैं कि भाई ये दिखाई दे रहा है, जैसा मधुरिमा जी ने भी कहा कि हिमालय तो बहुत ही फ्रेजाइल माउंटेन्स, और ये यंग माउंटेन्स है, जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बनते हुए पहाड़, ये अभी पूरी तरह से बने नहीं है, बल्कि बनते हुए पहाड़ है, और इसलिए बनते हुए पहाड़ हैं, कमजोर पहाड़ हैं और बहुत फ्रेजाइल हैं, और इस वजह से बार बार भूस्खलन जैसी घटनाएं, बार बार इस तरह की घटनाएं इनमें होती हैं। तो इसको समझने के बजाय, इसके हिसाब से नीति बनाने के बजाय ये जोर जबरदस्ती कि नहीं, किसी भी तरह से हम तो हाइड्रो पावर जनरेशन करना चाहते हैं,
अभी भी जिस तपोवन विष्णुघाट परियोजना के बैराज साइट पर वहां सैकड़ों के तादाद में लोग दबे हुए, उस मलबे के ढेर में लोग दफन, उसके सुरंग के भीतर 30-35 लोग हैं टनल के भीतर, वो भी पिछले 7 दिन से खोजे नहीं जा सके। आप सोचिए कि हम जो है हमारा दावा है कि हम दुनिया में विश्व गुरु होने वाले हैं, हम सुपर पावर होना चाहते हैं, हमारे पास सुपर पावर होने लायक एक प्राइम मिनिस्टर है, और हम 7 दिन से एक परियोजना की साइट पर एक सुरंग को खाली करने लायक मशीनें हमारे पास नहीं है, मलबा हमारे पास भर आया है तो उसको खाली करने लायक इक्विपमेंट्स नहीं है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है, सिर्फ प्रचार है, देश भर में प्रचार कर दिया गया कि बहुत एफिशिएंटली एकदम इंस्टेंट रिएक्शन किया गया। तो और उसके बाद जो पावर मिनिस्टर है आर के सिंह साहब, सेंट्रल पावर मिनिस्टर, वो यहाँ आकर के कह गए कि हम तो बहुत जल्दी हम ये कोशिश करेंगे कि इस परियोजना को दोबारा से शुरू किया जाए। इस परियोजना में लगातार ये संकेत थे, ये तपोवन विष्णुघाट परियोजना स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ जहां आपदा आई है, उस परियोजना के संदर्भ में थोड़ा जानना जरूरी है। हम हमारा जो विषय है उस विषय के अनुसार भी के हिसाब से भी इस बात को जानना जरूरी है कि तपोवन विष्णुघाट परियोजना 2003-4 से शुरू हुई, और हमारे यहाँ हमारी पार्टी सीपीआईएमएल ने, हमारे साथियों ने, यहाँ कॉमरेड अतुल सती हमारे नेता हैं, सीपीआईएमएल के स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, लगातार अभी यहाँ इस आपदा के दौरान भी एक्टिव है, देश दुनिया के तमाम माध्यमों तक इस खबर को पहुंचाने में और लोगों को मदद करने के लिए वो खड़े। तो उनकी अगुवाई में, कॉमरेड अतुल सती की अगुवाई में हम लोग लगातार इस परियोजना में जिस तरह का एनवायरमेंटल डिवास्टेशन किया जा रहा था उसके खिलाफ पहले दिन से, परियोजना शुरू होने के दिन से तपोवन विष्णुघाट परियोजना के खिलाफ बोलते रहे। और आप सोचिए कि ये परियोजना का उद्घाटन यहाँ जोशीमठ में, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर थे 2003-4 में, और सेंटर में भी 4 में सेंटर गवर्नमेंट आ चुकी थी, पीएम सईद सेंटर पावर मिनिस्टर थे, और जोशीमठ में परियोजना का उद्घाटन नहीं हो सका लोगों के विरोध के चलते। तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर देहरादून में जाकर के जोशीमठ में बनने वाली परियोजना का उद्घाटन किया गया, और उसके बाद से लगातार इस परियोजना में तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहे। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं, मैंने पिछले 3-4 दिन में लगातार लोगों से इस बात का जिक्र किया, ये महत्वपूर्ण बात है कि उस जमाने में 2003-4 में हम लोगों ने इस परियोजना का जो डीपीआर होता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि जियोलॉजिस्टों ने ये सजेस्ट किया कि जो जहां आज बैराज बन रहा है, जो बैराज साइट है, उस बैराज साइट पर वहां बैराज नहीं बनाया जाए, क्योंकि जब आप नदी को मोड़ करके सुरंग के भीतर ले जाएंगे तो टनल के भीतर हॉट वाटर स्प्रिंग्स होने की संभावना है, गर्म पानी के सोते यहाँ बड़े पैमाने पर होते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स। तो वही तपोवन में थोड़ा आगे जाकर के अभी भी एक हॉट वाटर स्प्रिंग सड़क के किनारे है, और बहुत सारी जगह पर पहाड़ में पाया जाता है। तो उस डीपीआर में इस बात का उल्लेख था कि बड़े पैमाने पर चूंकि हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो सकते हैं, इसलिए वहां पर बैराज साइट को बैराज नहीं बनाया जाए। तो डीपीआर में ये कहा गया कि भाई ये तो जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ नहीं बनाएंगे तो फिर इसका ये कैलकुलेशन है, इतना पावर जनरेशन में अंतर होगा तो इतना पैसा अधिक लगेगा, तो इतना पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, तो इसलिए इस इतने घाटे को हम सहन नहीं कर सकते, लिहाजा जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो मर्जी कहें, लेकिन हम तो पावर हाउस बैराज वहीं बनाएंगे, उसी जगह पर बनाएंगे। अभी तो कैसे साइंटिफिक राय को दरकिनार किया जाता है, ये इसका एक उदाहरण है, ये इसका एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि साइंटिफिक ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। और अभी तो हम देख रहे हैं, पहले भी एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कानून होता था, हालांकि वो EIA कैसे होती थी लगातार हम लोग परियोजनाओं में देखते थे कि उसके लिए लड़ना ही पड़ता था, उसके लिए लगातार लड़ना होता था कि भाई EIA ठीक से हो। लेकिन अभी तो सरकार कानून लेकर के आ रही है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो कंपनी परियोजना बनाएगी वो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराएगी, बल्कि खुद ही एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी। तो वो जो इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ क्या हुआ, इसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया। तो जब वो खुद ही कंपनी कराएगी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो क्या करेगी, इससे आप समझ सकते हैं। और देखिए ये तपोवन विष्णुघाट परियोजना में क्या होता रहा, तो इसमें तपोवन से और सेलंग तक 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बननी है, अंडरग्राउंड टनल एक बननी है। बेसिकली ये भी थोड़ा समझने के लिहाज से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसे बनाए जा रहे हैं उसको समझने के लिहाज से मैं आपको ये बता देता हूं
तो यहाँ इन प्रोजेक्ट्स को बेसिकली वो कहते हैं कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोग भी ये कहते रहे कि भाई रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाइए। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब तो बेसिकली ये होता है कि रिवर का जो रन है, यानी कि नदी का जो बहाव है, उस बहाव के का उपयोग करते हुए पावर जनरेशन, रन ऑफ द रिवर का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ जिनको रन ऑफ द रिवर कहा जा रहा है, बेसिकली दे आर नॉट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, दे आर टनल बेस्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और उसमें जो कॉमन तरीका है वो ये है कि नदी को टनल के भी डाइवर्ट करके टनल के भीतर ले जाया जाएगा और फिर एक जगह पर उसको टरबाइन, मतलब बिजली बनाने का जो सामान्य तरीका है कि टरबाइन के ऊपर तेजी से पानी गिरेगा, तो टरबाइन के ऊपर वो पानी एक कुछ दूरी पर जाकर के गिरेगा। तो एक 12 किलोमीटर लंबी सुरंग जो कि बहुत सारे गांवों और जोशीमठ शहर के नीचे से गुजर रही है, या गुजरना जिस सुरंग को था, वो सुरंग बनाने की प्रक्रिया थी। तो आज जिधर से सुरंग में लोग फंसे हैं उसके ठीक ऑपोजिट साइड जहां सुरंग को खत्म होना था, 2011 में उधर से सुरंग बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। स्वीडन से एक टनल बोरिंग मशीन मंगाई गई और उस टनल बोरिंग मशीन ने खोदना शुरू किया। आप देखिए कि कैसे बिना आप प्रकृति को समझे हुए, बिना उसके फ्रेजाइल इकोसिस्टम को समझे हुए, किस तरह से सरकारी तंत्र है और आपदाओं को सीधा निमंत्रण दे रहा है, जो मुनाफाखोर विकास का मॉडल है, अनसाइंटिफिक विकास का मॉडल है, एक तरह से अनप्लान्ड किस्म का डेवलपमेंट है, और जिसको मैं समझता हूं कि साइंस का भी एंटी साइंस उपयोग करना, साइंस का भी जोर जबरदस्ती के लिए सामंजस्य बिठा करके, वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके बनाए, न ये जो आक्रांता किस्म का मॉडल है, ये आक्रमणकारी किस्म का, हमलावर किस्म का डेवलपमेंट का मॉडल है, ये लोगों के लिए तबाही लेकर के आएगा, डिवास्टेशन लेकर के आएगा। ये अलग बात है कि डिवास्टेशन का शिकार, तबाही का शिकार वो लोग बनेंगे जो उस आक्रमण में शामिल नहीं होंगे, जो उस हमले का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि जो अपनी मजबूरी के तहत रोजगार करने वहां गए होंगे। तो लेकिन बहरहाल, तो उस सुरंग बनाने का काम जब 2011 में टनल बोरिंग मशीन के जरिए टीबीएम्स मंगाई हुई स्वीडन से, और उसके ऑपरेटर्स भी विदेशी थे, और उस टनल बोरिंग मशीन ने खोदना शुरू किया, तो 2-3 किलोमीटर आकर के वो टनल बोरिंग मशीन अटक गई, क्योंकि वहां एक बड़ा पानी का स्रोत कहीं से निकल आया, बड़ा पानी का एक झरना सुरंग के अंदर से निकलना शुरू हो गया, और तब से आज तक वो पानी का झरना बह रहा है। उसके बारे में शुरू में कहा गया कि वो 600 लीटर पर सेकंड पानी है, और फिर उसके बाद कुछ दिनों, हफ्ते 10 दिन बाद कहा गया कि नहीं, 600 लीटर नहीं है, अब पानी कम हो गया है, वो 200 लीटर पर सेकंड पानी। आप सोचिए कि 2011 से 200 लीटर पर सेकंड पानी एक किसी अंडरग्राउंड रिजर्वायर से लगातार बह रहा है, उसको उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों है, क्या है, कहाँ है, तो उसको अपनी जगह छोड़ करके फिर दूसरी तरफ से, जिधर इस बार त्रासदी घटित हुई है, जहां लोग फंसे हुए हैं 30-35 लोग, उस तरफ से फिर सुरंग खोदने का काम दूसरी तरफ से शुरू हुआ। तो इस तरह से इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते कि किस तरह से एक तरह से दे आर पावर प्रोजेक्ट्स इन मेकिंग एंड दे आर also disasters in making, it is making of disasters, है ना। और उसके बाद भी अभी पावर मिनिस्टर आए हैं इस परियोजना में लगातार, ये 2-3 बार इनका कॉफर डैम बहा इससे पहले। तो कॉफर डैम क्या होता है कि स्थायी जो डैम या स्थायी बैराज बनाने से पहले जो टेम्पररी डैमिंग की जाती है, तो वो भी बह गया, वो भी 2-3 बार बहा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लगातार ऐसी परियोजनाएं बनाना जो कि लगातार तबाही को न्योता दे रही। 2013 की आपदा में, 2013 में जो फ्लैश फ्लड्स हुए और जिसने केदारनाथ वाले इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही की, इस जोशीमठ वाले इलाके में भी तबाही पैदा की। और उस समय यहाँ विष्णुप्रयाग परियोजना है, ये एक और परियोजना है। तो विष्णुप्रयाग परियोजना जयप्रकाश कंपनी की परियोजना है, और उस विष्णुप्रयाग परियोजना का उस समय बैराज बह गया पूरी तरह। वो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट था, लेकिन उसकी पूरी परियोजना उस समय बह गई 2013 में। तो आज के दिन पर जो बैराज के टूटे हुए खंभे आपको दिखाई दे रहे हैं, तपोवन विष्णुगार परियोजना के खंभे हैं, और ऐसे ही बैराज के टूटे हुए खंभे 2013 में, एग्जैक्ट ऐसा ही फोटो वो दिखाई देता है। 2 फोटोज को रख दीजिए, 2013 का और 2021 का, तो आपको लगेगा कि एक ही फोटो है, अगर उस पर मार्क नहीं किया हो तो वो वैसा ही तबाह बैराज के खंभे, सीमेंट स्ट्रक्चर।
तो वो उस फ्लैश फ्लड में वो बह गया। तो उससे पहले भी आपदा आती रही, उससे पहले सड़कें बाधित होती रही। तो जिस तरह से उस समय 2013 में ये हुआ, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस विशेषज्ञ कमेटी ने ये पाया, एक्सपर्ट कमेटी ने, जिसमें जियोलॉजिस्ट थे, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट थे, उस कमेटी ने ये पाया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस जो 2013 की आपदा है, उस आपदा की विभीषिका को बढ़ाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिम्मेदार है, बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। सरकारी सिस्टम ने तो ये कहा कि टिहरी डैम नहीं होता तो शायद इतना पानी फिर पूरे देश को बहा ले जाता, लेकिन इसका उलट बात है कि अगर टिहरी डैम या इस तरह की डैमिंग्स नहीं होती तो इतने बड़े पैमाने पर मलबा नदियों के किनारे, मग डंपिंग नदियों के किनारे नहीं होती, इतने बड़े पैमाने पर पेड़ नहीं काटे जाते, इतने बड़े पैमाने पर और बहुत तरह की चीजें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होती, तो जाहिर सी बात है कि उसकी इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और ये यहाँ हर प्रोजेक्ट के साथ इस तरह का किया जा रहा है। एक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट है और उसको 2017 में चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए और उन्होंने कहा कि हम एक ऑल वेदर रोड बनाए। तो ऑल वेदर रोड कोई नई रोड नहीं बनने वाली थी, एक एग्जिस्टिंग हाईवे थे इस पूरे स्टेट के भीतर, उन एग्जिस्टिंग हाईवेज को थोड़ा काट करके और चौड़ा करने का प्रोजेक्ट उसको कहा गया। तो कुछ दिन बाद फिर जब लगा कि ऑल वेदर लैंडस्लाइड रोड हो गया है, जब उन्होंने काटना शुरू किया, अभी भी अगर आप देखिए तो सब जगह कट रहा है, तो ऑल वेदर लैंडस्लाइड रोड होने लगा। तो फिर चुपचाप किसी दिन बदल करके उसका नाम चार धाम प्रोजेक्ट कर दिया गया। उसमें भी बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए, उसमें भी सारा मलबा नदियों के किनारे फेंका गया। तो इस तरह से जो प्रकृति पर हमलावर तौर तरीका है, मग डंपिंग साइट्स के नाम पर केवल बोर्ड लगा दीजिए कि मग डंपिंग साइट है और मलबा नदी के किनारे रख दीजिए। 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा ने ये कहा कि ये जो मग डंपिंग है, तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ये मलबा, और जो रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये मलबा नदियों के किनारे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इनको कोई 500 मीटर दूर कम से कम नदी से इसको ले जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद किसी ने इस बात की परवाह नहीं की। आज भी आप नदियों के किनारे जोशीमठ से लेकर के और ऋषिकेश तक खूब मलबे के ढेर देख सकते हैं। और ये मलबा अपने आप में, ये जो मग नदियों के किनारे डंप किया गया है, ये अपने आप में तबाही को बढ़ा देता है, पानी की तेजी को भी बढ़ा देता है, उसकी मारक क्षमता को भी बढ़ा देता है। तो ये जो मैन मेड डिजास्टर में जो मैन मेड कंट्रीब्यूशन है, या मैन मेड ना भी कहिए, मैन तो माने हम भी मैन, वो भी, एक्चुअली इट इज अ सिस्टमैटिक द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो सिर्फ परियोजना निर्माताओं का, बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माताओं का फायदा देखता है। और ये फायदा क्यों है, इस कीमत पर कि पूरे पहाड़ के लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा करके फायदा क्यों? तो ये फायदा कोई सरकार के लिए नहीं। आप देखिए जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने आप में बड़ा पैराडॉक्स है कि प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना 530 मेगावाट का, और बना कौन रहा है उसका? तो बनाने वाली कंपनी का नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। थर्मल पावर वाले यहाँ आकर के हाइड्रो पावर बना रहे हैं, और कैसे बनाएंगे, उनका क्या एक्सपर्टीज है, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर उन्होंने दूसरी कंपनी को सबलेट किया हुआ, फिर उसमें तीसरी कंपनी को सबलेट, उस कंपनी ने सबलेट किया हुआ है। तो और उसके बाद उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स की सीरीज है, परसों हम वहां बैराज साइट पे थे, तो हमने कहा कैसे पता चलेगा, तो लोगों ने कहा कि नहीं पता कैसे चलेगा, पहले कंपनी है, फिर दूसरी कंपनी है, उसके नीचे तीसरी कंपनी है, फिर उसके नीचे कॉन्ट्रैक्टर है, फिर उसके नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर है, फिर उसके नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, फिर पेटी कॉन्ट्रैक्टर के नीचे भी पेटीएस्ट कॉन्ट्रैक्टर कुछ और हैं, दो चार। तो ये जो मुनाफा कमाने का इंतजाम है, तो एक तरह से जो वो मुर्गी का पेट फाड़ करके सोना का अंडा देने वाली मुर्गी की जो कहानी है, उसमें मुर्गी का पेट फाड़ करके सोने के अंडे निकालने की कोशिश एक तरह की ये है। तो इसमें मुर्गी की जान जाए और मुर्गी के आसपास जो भी हैं उनकी भी जान जाए, यानी पूरा पहाड़ तबाह हो जाए, पहाड़ के साथ साथ वहां रहने वाले भी तबाह हो जाएं, तो इसकी परवाह करने वाला कोई नहीं। और ऐसा इसलिए है, ये पावर जनरेशन से ज्यादा मुनाफा जनरेशन है। हाइड्रो पावर जनरेशन बहुत एक दिन में भारी मुनाफा का खेल है। और 2004 में जो ऊर्जा नीति आई, उस 2004 की ऊर्जा नीति में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ा रास्ता खोला गया है। उसमें वो जो है जो परियोजना बनाने वाला है, जिसको प्रोजेक्ट बनाने का काम मिला है, वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है।
और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ऊर्जा निर्माता है और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होने के नाते उसको ये अधिकार है कि वो 88% बिजली जिसको मर्जी चाहे उसको बेचे। यानी वो उत्तराखंड में बिजली बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड के लोगों को बिजली मिलेगी, इसका कोई मतलब नहीं। वो बहुत टेक्निकल तरीके से स्टेट बताता है कि इस परियोजना में राज्य को 12% बिजली मुफ्त मिलेगी। ये बात को उल्टा कहकर के घुमा करके कहना है। दरअसल असल बात यह है कि 88% बिजली बिजली बनाने वाली कंपनी जिसको चाहे मर्जी बेचेगी और मुनाफा कमाएगी। वो किसी को भी बेच सकती है, वो किसी सरकार को बेचे, किसी प्राइवेट प्लेयर्स को बेचे, उसकी मर्जी। और जब वो 88% पावर जनरेशन, जो भी कैपेसिटी कहा जाता है उतना कैपेसिटी होता नहीं, जैसे 530 कहा जा रहा है तो 530 कभी नहीं होता। 530 एक आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में 530 जनरेट होगा, आइडियल कंडीशन कभी होती नहीं है। और इन नदियों में जो ये हिमालयन रिवर्स हैं, हमारे यहाँ जो नदियां हैं उनमें जितना सिल्ट है बरसात के मौसम में और जिस तरह से, तो बहुत छोटे हिस्से में, समय के बहुत छोटे हिस्से में ही पावर जनरेशन उस तरह से हो पाता है। लेकिन उसमें एक दिन में करोड़ों रुपए का बिजली जनरेशन बावजूद इसके होती है। तो 88% बिजली वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, वो बिजली बनाने वाली कंपनी है, वो बेचती है। तो वो 88% बिजली से मुनाफा कमाती है। और ये कहा जाता है कि स्टेट को 12% मिलेगी, तो स्टेट को मिलेगी मतलब स्टेट के नागरिकों को नहीं मिलेगी, स्टेट की जो जनता है उसको नहीं मिलेगी 12%, स्टेट को मुफ्त मिलेगी। तो स्टेट तो फिर उस बिजली को बेचता ही है। तो इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद कोई सस्ती बिजली मिलती हो लोगों को यहाँ, तो ऐसा नहीं होता, वो उतनी महंगी बिजली मिलती है। तो ये दरअसल जो अकूत मुनाफे की होड़ है, और ये सस्ता मुनाफा है जिसमें कंपनी का कुछ लगता नहीं है लेकिन मुनाफा उसको खूब होता है। तो उस मुनाफे के लिए एक पूरे इकोसिस्टम को, हिमालयन इकोलॉजी को नष्ट किया जा रहा है। यहाँ की नदियों को एक तरह से सुरंगों के अंदर डालने की पूरी एक प्रक्रिया। एक जमाने में तो ये कहा गया कि 500 के आसपास पावर प्रोजेक्ट यहाँ प्रपोज थे। 2013 के बाद उस पर ब्रेक लगाए सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद, इंटरवेंशन के बाद। लेकिन उसके बावजूद परियोजनाओं, जो परियोजनाएं हैं वो अपना, उनकी वजह से विनाश समय समय पर तेज होता है। तो एक तरह से इस जो भी प्राकृतिक आपदा है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने में इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का बड़ा योगदान है। वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत साफ जो आज का विषय है। और बस एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो इसलिए कि हम एक पब्लिक फोरम पर ये बात कह रहे हैं, तो यहाँ किस तरह से जो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके संदर्भ में हम पिछले कई दिनों से यहाँ जो बाहर से आए हुए प्रभावित लोग हैं वो बड़े परेशान हाल में हैं। जिनके परिजन खो गए हैं उसमें स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, उत्तराखंड जोशीमठ ब्लॉक के या उसी तपोवन या रेणी के आसपास के इलाके के लोग हैं। तपोवन में तो बड़ी तादाद में वहां के लोग भी हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त देश के विभिन्न हिस्सों से, जम्मू कश्मीर से लेकर के और उड़ीसा तक, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बड़े पैमाने पर लोग उस परियोजना में काम करते थे। और सिर्फ वहां कोई स्थायी काम करने के अलावा बहुत अलग तरह के काम की, कोई पुताई करने आया हुआ था, पेंट करने आया हुआ था, वो बह गया। कोई वेल्डिंग का काम करने आया था, बह गया, या टनल के अंदर दफन हो गया। और बहुत ही एक तरह से द सर्च ऑपरेशन और द रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोइंग एट अ स्नेल स्पेस। बहुत ही एकदम घोंघा गति से, कछुआ चाल से वो चल रहा है। और पहले तो ये होता रहा कि भाई उसी एक टनल है, उस टनल के भीतर जहां कहा जा रहा है 30-35 लोग फंसे हुए हैं, उस टनल को ही का मलबा साफ करने की कोशिश, उसी पर सारा फोकस था, सारा मीडिया वहीं केंद्रित था, है एक तरह से। और उसी को, सब चीजों को वहीं सेंटर कर दिया गया। और उसके बाहर, इवन उसके बाहर जो बैराज साइट है, उस बैराज साइट पर तक लोगों को मलबे में जो दबे होने की आशंका है वहां खोजने की कोशिश नहीं है। अपस्ट्रीम जो तपोवन है, जो रेणी है, तपोवन से अपस्ट्रीम रेणी 5 किलोमीटर ऊपर, तो वहां भी लोगों को मलबे के ढेर में खोजने की कोशिश से ज्यादा सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ ये मांग किया कि सब जगह लोगों को तलाशा जाए। आज भी बिहार से कुछ लोग यहाँ आए हुए थे, उनका भाई यहाँ इंजीनियर था, वो हमारे जो आपके जेएनयू के ही पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं और आईसा के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, आजकल बिहार में पालीगंज से विधायक हैं, कॉमरेड संदीप सौरभ। तो उनके रेफरेंस से कुछ लोग आए यहाँ, उनका ब्रदर संदीप सौरभ की कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोग हैं, तो उनका भाई यहाँ था, उनको लेकर के हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली से मिले, उनसे भी हमने कहा
और हमको जो समझ में आया कि प्रशासन को प्रचार बहुत बढ़िया है कि सरकार ने बहुत तेजी से काम किया, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें बहुत तरह के प्रयोग जरूर किए जाते रहे। आज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमसे कहा कि आप बताइए, आप राय दीजिए, आप सुझाव दीजिए कि आपको क्या करना है, मांग मत कीजिए, सुझाव दीजिए, आपके सुझाव पर तुरंत कार्रवाई होगी। आप सोचिए कि आज 7वां दिन है और 7 दिन के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमसे अभी तक वहां उस बैराज साइट पर कोई बॉडी नहीं रिकवर हो पाई है, तो उस सुरंग के भीतर भी बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंचा जा सका है। तो एक तरह से ये जो ढिलाई है, ये ढिलाई जानलेवा है लोगों के लिए। जो लोग अंदर, जिनके जिंदा होने की संभावना हर बीतते दिन के साथ कम होती जा रही है, उनके जीवित निकलने की संभावना हर बीतते दिन के साथ कम होती जा रही है, तो ये एक पहलू है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश किया कि एक पूरी पिक्चर में आपके सामने रख सकूं। तो मुझे तो इतना ही अभी समझ में आ रहा है, और साथियों का यदि कोई सवाल हो इस सिलसिले में तो फिर उस पर बात कर सकते हैं। ये मैं क्या दीपक, आपका ऑडियो शायद ऑन है, आप प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए। शुक्रिया। इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मतलब हम लोग भी एटलीस्ट ये सरकार से तमाम बहस है, तमाम डिबेट है, तमाम सवाल है, पर इतना फिर भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब इस तरीके का एक आपदा आएगा तो शायद सरकार कॉर्पोरेट ग्रीड को ना सोच के लोगों को बचाने की तरफ एक कदम बढ़ाएगी। पर आपकी बातचीत से लेकिन लग गया कि ऐसा कुछ सरकार का मंशा नहीं है। अभी भी वो किस तरीके से कॉर्पोरेट्स को मुनाफा कैसे हो, इसी दिशा में वो बढ़ रहा है, चाहे लोग कैसे भी जी रहे हैं। किसी को अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज अनम्यूट करके सवाल रखिए। तो खैर एक सवाल मेरा ही था इसको लेके। पिछले दिनों जो भी अखबारों में आया, और मतलब जेएनयू में सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इन रीजनल डेवलपमेंट की छात्री हूँ, तो एक हम लोग को भी पढ़ाई रीजन्स को लेके और काफी इस सब से है। तो एक जो बार बार सवाल आता है कि ऐसे इलाके, ऐसे जब भी कोई डिजास्टर होता है तो वहाँ के लोकल ग्रुप्स सबसे पहले आते हैं, इवन बिफोर रेस्क्यू टीम्स लोकल्स वहाँ पहुंचते हैं मदद पहुंचाने के लिए। पर फिर भी सरकार उन्हीं को बाहर खदेड़ने में लगी हुई है जो सदियों से उस जगह पे है, जो सही में उस जगह की सुरक्षा करते हैं, उन्हीं को वहां से खदेड़ने में लगा हुआ है। तो क्या आने वाले मतलब आने वाले दिनों में क्या स्कोप है कि और एक बड़ा इस गोलबंदी सरकार का हो इस सवाल पे कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कॉर्पोरेट का नहीं है, वो जनता का है और वहां के लोगों का है। और मतलब ये जो ग्रीड अगर चला जाता है सीन से तो शायद उस बायोस्फीयर रिजर्व का और बेहतरीन सुरक्षा हो पाएगा। इसको लेके आने वाले दिनों में क्या प्लान है, क्या सोच है आप लोगों का? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है, और हम लोग तो जब ये उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में थे, अलग उत्तराखंड राज्य जनता के आंदोलनों संघर्षों से बना हुआ राज्य है, और उस राज्य की लड़ाई में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू था कि जल जंगल जमीन पर संसाधनों पर जनता का अधिकार। लेकिन राज्य बनने के 20 वर्षों में हमने देखा कि संसाधनों पर तो जनता का अधिकार नहीं है। अभी तो एक समय में जब शुरुआती दौर में ये बातचीत हम लोगों ने अपने स्टूडेंट लाइफ में सुनी कि भाई नदी बेच दी जाएगी, तो हम लोगों की कल्पना से बाहर की बात थी कि नदी कैसे बेची जा सकती, नदी को कौन बेच सकता है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उत्तराखंड में ये एक्सपीरियंस करते हैं कि नदी कैसे बेची जा सकती है। और यहीं जयप्रकाश कंपनी की विष्णुप्रयाग परियोजना है, तो उस गर्मियों के मौसम में तो ये भी होता है कि लोगों को इवन जो उनके लास्ट राइट्स के लिए किसी का कोई आत्मीय जन यदि दुनिया से गुजर गया है और नदी किनारे उनको उसका दाह संस्कार करना है, तो लोगों को वहां जाकर के कहना पड़ता है कि थोड़ा नदी में पानी छोड़ दीजिए, ताकि वो इतना पानी भी उनके कब्जे में है, परियोजना निर्माता कंपनियों के कब्जे में है। तो ये है। और जैसा मैंने कहा कि वो चिपको के गांव में
चिपको वाले गांव में ही लोगों को जंगल से उनका अधिकार खत्म कर दिया गया है। और हमारे यहाँ तो इस कदर जंगल पर सरकारी नियंत्रण है कि पहाड़ में जो थोड़ी बहुत खेती भी है, तो उस कृषि पर भी किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य के साथ भी देखें तो उस पर्वतीय कृषि एक तो बहुत लाभकारी नहीं है, बल्कि वो तो उसमें बहुत बड़ी मुश्किल से कुछ उत्पादन हो पाता है। उस पर भी जंगली जानवरों का जितना हमला है वो अपनी जगह है। और लेकिन हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कैसे हमारे खेत तक भी खड़ा है कि हमारे यहाँ पहाड़ में जो हमारे खेत में खड़ा हुआ पेड़ है, उस पेड़ पर भी हमारा अधिकार नहीं है, वो फॉरेस्ट का पेड़ है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेड़ है। तो एक तरह से जो जंगल है, जो पानी है, जो संसाधन है, जो जमीन है, उस पर लगातार लोगों का अधिकार खत्म किया जा रहा है, वो अधिकार छीना जा रहा है और उससे लोगों को पूरी तरह से बाहर किया जा रहा है। उसके खिलाफ समय समय पर लड़ाइयां हैं, लगातार संघर्ष, वो रिपोर्ट ना हो वो अलग बात है कि मीडिया उनको नहीं दिखाए। अभी भी देखिए तो मैं देख रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी आई, तो वो कह रहे हैं कि साहब एक कोई कुत्ता है जो वहां साइड पर खड़ा है, मैं तो पिछले 6 दिन से 7 दिन से लगातार वहां जा रहा हूँ, मुझे कोई कुत्ता नहीं दिखाई दिया। मतलब ऐसा साइड पर जो परमानेंट खड़ा हो। लेकिन और पशु प्रेमी होना कोई बुरी बात भी नहीं है, पशु प्रेमी होना अच्छी बात है, हमको भी पशुओं से प्रेम है। लेकिन जब आप बहुत सारे पीड़ित परिवारों को जो दर्जनों की तादाद में वहां जिनके परिजन खो गए हैं वो लोग खड़े हैं और आप जब उनको नहीं दिखाते, तो उनकी स्टोरी आपके लिए स्टोरी नहीं है और कुत्ते की स्टोरी महत्वपूर्ण है, तो आप समझिए कि क्या किस तरह का कवर अप एक तरह से है। तो ये जरूर बात है कि जो लड़ाइयां दर्ज मीडिया में नहीं दिख रही हूं, लेकिन लोग लगातार अपने संसाधनों पर अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और ये बहस तेज होगी। और अभी तो जिस इलाके में खासतौर पर तपोवन में भी कल कुछ लोगों से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं चाहते कि अब ये प्रोजेक्ट बने। और ये नोटिसेबल बात इसलिए है कि जिस जमाने में इस परियोजना का विरोध हम लोगों ने किया, तो उस जमाने में वो इलाका उस परियोजना के समर्थन में खड़ा था। लेकिन आज जब पावर मिनिस्टर आकर के सबसे पहले ये कहते हैं कि नहीं, हम तो इस परियोजना को फिर से शुरू करेंगे, तो वहां लोगों का लोकल सेंटिमेंट है कि नहीं, इस परियोजना से जितना विनाश हो रहा है तो उसको नहीं शुरू किया जाना चाहिए। तो ये एक रहेगा। लेकिन सरकार का या सिस्टम का एक तरह से कहिए, वो एक सरकार की बात नहीं है। यहाँ तो निरंतरता में जो भी सरकारें आई उनका फोकस इस परियोजना पर है। और आप देखिए तो हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी, उन्होंने दूसरे दिन यहाँ आकर के ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस आपदा को विकास के खिलाफ प्रोपोगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी जिस टनल में लोग फंसे हुए हैं, जिस बैराज पर के मलबे में लोग दफन हैं, मुख्यमंत्री उसी मलबे के ढेर पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये जो मलबा है, इस मलबे को जनरेट करने वाला जो बैराज है उसके खिलाफ मत कहिए। तो प्रायोरिटी वो मलबे में दफन लोग नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी तो वो बैराज है, वो टनल है। और अभी भी इसीलिए सब कुछ उसी के इर्द गिर्द केंद्रित है, तो इसके खिलाफ तो लड़ाई बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा। हाँ, ये पूरा डिस्कोर्स शुरू हो गया है कि डेवलपमेंट के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट किसका, प्रॉफिट किसका, किसको इस डेवलपमेंट से फायदा हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्या उस पावर प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के लोगों को फायदा हुआ, या जो कॉर्पोरेट उसको बना रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर उसको बना रहा है, उसको फायदा हुआ। और ये तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके ये सवाल हमें पूछने की जरूरत है। यहाँ पे विकास है। विकास आपको कोई सवाल पूछ रहा था, आप अनम्यूट करके वो सवाल पूछ सकते हैं। जी थैंक यू। मेरा नाम विकास है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ और आइसा का मेंबर भी हूँ। और सर ये आज से पहले मतलब अभी आपसे बात जो हुई इस मीटिंग से पहले मुझे भी लगता था कि ये जो घटना थी ये प्राकृतिक घटना थी, मुझे लगता था। लेकिन ये सारे चीजें मतलब जानने के बाद ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल है, मतलब इसे क्रिएट किया गया है। एक जो यहाँ के पूंजीवादी मतलब संस्थाएं ताकतें हैं, ये अपना मुनाफा कमाने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज को मतलब आर्टिफिशियल बनाया है, जो नेचुरल जिसे तमाम मतलब तथाकथित मीडिया, भारतीय मीडिया उसे साबित करने में जुटी हुई है कि ये एक तरह से नेचुरल डिजास्टर है। और आप जो बता रहे थे कि मतलब मजदूर किस तरह से मतलब दब के उसमें कोई गया है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगहों से लोग गए हैं मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए। और उन लोगों की मतलब आज तक ये भी नहीं पता चला कि उसमें कितने लोग हैं और मतलब
इतना हम लोग आज तो मतलब पता नहीं क्या क्या हम लोग के पास है, इतने बड़े तमाम संसाधन होने के बावजूद भी ऐसी दिक्कतें हैं। तो इस तरह से मतलब ये आर्टिफिशियल डिजास्टर को नेचुरल डिजास्टर कह देना और उसे साबित कर देना, इसके परिप्रेक्ष्य में सर कुछ मतलब बताइए। देखिए, ये तो एक्चुअली मैंने बड़ा उस तरह की बात है, विडंबना है कि कल गवर्नर यहाँ आई थी परसों, और गवर्नर ने जो बयान दिया, लोगों ने उनके सामने सवाल किया, प्रेस के साथ उन्होंने बोला, खासतौर पर आज तक पर उनका वक्तव्य में देख रहा, तो वो कहते हैं कि हम तो प्रार्थना करते हैं, नदी से हम प्रार्थना करेंगे कि उसका वेग कम हो तो लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अब बताइए, जिस समय आप नदी पर डैमिंग कर रहे हैं, जिसको बेतहाशा तरीके से उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंक्रीट खड़ा कर रहे हैं, उस समय तो आप नदी के इकोलॉजी का, उसके वेग का, बाकी चीजों का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। लेकिन जब आपदा हो जा रही है तो ये वक्तव्य कोई नदी के प्रति किसी श्रद्धा का प्रतीक नहीं है। ये बेसिकली सारा आरोप कि हम अपने सरकारी सिस्टमेटिक नकारेपन का आरोप नदी पर डालने का है। और तो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बीच में कट हाँ गई हाँ थी। हाँ, वो बीच में। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सारी बात है, तो ये नदी पर एक तरह से कोई नदी के प्रति श्रद्धा नहीं है गवर्नर का बयान, बल्कि नदी पर सारा आरोप डाल देने का कि यदि रेस्क्यू नहीं हो पा रहा तो भाई नदी की वजह से नहीं हो पा रहा है। जबकि आप देखिए तो इतना इनकॉम्पिटेंस है, 2021 में हम हैं, हमको विश्व गुरु बनना है, सुपर पावर होना है, और 7 दिन से हम एक जेसीबी से या एक लोडर से अंदर जाते हैं, उससे कुछ मलबा बाहर फेंकते हैं और ऐसे करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने या इनके रास्ते, नदियों के रास्ते में जितने कंस्ट्रक्शन है उन्होंने किया, या जितना मलबा नदियों में डाला गया है, उसने कैसे आपदा की विभीषिका को बढ़ाया। और ये सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में 2017 में कमेटी बनी, उस कमेटी ने भी स्वीकार किया कि इन पावर प्रोजेक्ट्स ने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया। तो ये जो सब चीज प्रकृति पर डाल देने का तरीका है। तो जैसे अर्थक्वेक्स के बारे में कहा जाता है कि अर्थक्वेक्स डोंट किल पीपल बट लार्ज बिल्डिंग्स किल देम, यानी कि हमने जो अनियोजित शहरीकरण किया, जो बड़े बड़े भवन बनाए, वो लोगों को मारते हैं, भूकंप थोड़ा मारता है। तो ऐसे ही जो है, नदी थोड़ा किसी की हत्या करती, नदी किसी को नहीं मारती, नदी तो अपने कोर्स में बहती है, उस कोर्स में ही, उसी दायरे, और नदी अपने दायरे में रहती है, उसी दायरे में जो उसका रूट है वो उस पर जाती है। लेकिन नदी के दायरे में हिंडरेंस, उसके रास्ते में अवरोध, उसके रास्ते में बाधा, वो एक तरह से सरकारी तंत्र ने पैदा की, एक तरह से मुनाफे की हवस ने पैदा की, और उस मुनाफे की और उसका, उसमें जो आक्रमणकारी एक तरह की सोच है, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य की सोच नहीं है, बल्कि आक्रांता सोच है। और जब वो सोचते हैं कि भाई अभी उन्होंने एक हाई क्वालिटी कंक्रीट का बैराज बनाया, अब उनको लगता है कि अच्छा, इतना सीमेंट डाला था, इतने सीमेंट से भी फिर भी बह गया, तो चलो 2 कट्टा सीमेंट और डालेंगे, 2 बोरा सीमेंट और डालेंगे, शायद उससे थोड़ा और मजबूत हो जाए। तो ये जो समझदारी है, ये समझदारी ले डूबेगी। और आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण यहाँ का बताता हूँ, इससे थोड़ा समझना चाहिए। ये आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज आक्रमणकारी था, अंग्रेज इस देश को लूटना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद यही इसी चमोली जिले में एक जगह है, वहां गौड़ा लेक उसको कहते हैं। तो 1892 में वो नदी का रास्ता बाधित हो गया, उसमें लेक बन गया, और अंग्रेजों ने ऋषिकेश से लेकर वहां गौड़ा ताल तक टेलीग्राफ लाइनें खींची, एक एक घंटे में रिपोर्ट जाती थी कि कितना वो लेक भरी। और 1893 में, एक साल बाद जब वो लेक टूटी, तो अंग्रेजों के पास पहले से जानकारी थी कि वो लेक टूटने वाली है। रास्ते में जितने झूला पुल थे, सारे पुल हटा दिए गए। यहाँ थोड़ा पुल बनाने की टेक्निक, पुराने जो तकनीक थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। झूला पुल होते हैं जो उस तरह से बनाए जाते हैं, झूला टाइप का पुल होता है। हैंगिंग ब्रिज एक तरह से होता है, जो मोटे लोहे के तारों से और उसके जरिए और उस पर पुल बनाया जाता है। तो वो सारे रास्ते के जितने झूला पुल थे वो हटा दिए गए, और यहाँ से लेकर के ऋषिकेश तक जो नदी किनारे लोग थे, सब खाली करा दिया गया।
लोगों को अब संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन उसमें केवल एक व्यक्ति की मौत हुई। वो एक जोगी था, साधु था, जो कि इस बात पर अड़ गया कि नहीं मैं तो जल समाधि लूंगा, उसके अलावा कोई नहीं मरा। ये 1893 की बात है। आज 2021 में 7 दिन से एक सुरंग के भीतर से 35 लोग नहीं निकाले जा सके और बाकी मलबे में अगर किसी से लोग नहीं निकाले जा सके। तो ये दरअसल जो अप्रोच है, जो लोगों के प्रति जो सोच है, तो वो उस अप्रोच को भी दर्शाता है। और हमारी जो सरकारों की नीति है, जो नीयत है, आज कुछ प्रभावित परिजनों ने जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात किया तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस बात को कहा कि अगर आपका इंटेंशन होगा कि लोगों की बॉडी ढूंढनी है तो जरूर आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें इंटेंशन बड़ा जरूरी है। इंटेंशन तो मुनाफा है, इसलिए इतनी तबाही के बाद भी सेंट्रल पावर मिनिस्टर आकर के कह जा रहे हैं कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो परियोजना को दोबारा शुरू किया जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो लोगों को ढूंढा जाए, लेकिन जितनी जल्दी हो परियोजना शुरू की जाए, ये वो कह रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। एक आखिरी सवाल से हम इस खत्म करेंगे आज के सत्र को। ये है कि एनर्जी आज मतलब आज के डेट में हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं और उसमें हाइडल एनर्जी आता है। तो किस तरीके का एनर्जी पॉलिसी आने वाले दिनों में सरकार को लेना चाहिए ताकि जो एनर्जी का डिमांड है वो भी पूरा हो और साथ में इस तरीके के हादसे या नेचर का इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन बंद हो? और देखिए, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और चूंकि बिजली हमारी जरूरत है, बिजली सबकी जरूरत है, लेकिन और डेवलपमेंट भी सबकी जरूरत है, लेकिन वो डेवलपमेंट किसकी कॉस्ट पर होगा? हम एक पूरे इलाके को तबाह करके एक तरह से सोचें कि ये कोई देश का विकास है, और ये विकास ऐसा अमूर्त शब्द है, देश भी एक अमूर्त शब्द में तब्दील कर दिया गया है। आखिरकार जो लोग बहे वो भी इसी देश के नागरिक थे, वो इसी देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे थे, अगर उस परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो देश को बनाने में उनकी तबाही, उनकी बर्बादी, उस कुछ लोगों को, इफ यू हैव टू सफर यू शुड सफर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, बट हुज इंटरेस्ट? ये नेशन कौन है जिसके इंटरेस्ट में इतने लोगों को लगातार सफर करना पड़ेगा, जिसके इंटरेस्ट में एक पूरे इलाके को तबाह हो जाना पड़ेगा, जिसके एक पूरे इलाके को बर्बाद हो जाना पड़ेगा? अभी इससे बड़ी बड़ी परियोजनाएं, एक पंचेश्वर डैम यहाँ बनने वाला है, जो टिहरी डैम से भी बड़ा डैम है। तो ये जो लोगों को डुबो करके होने वाला विकास, लोगों को बहा करके होने वाला विकास, लोगों को तबाह करके होने वाला विकास, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव तौर तरीके सोचने पड़ेंगे, इस तरह के परियोजनाएं भी सोचनी पड़ेंगी पावर जनरेशन के लिए कि जहां लोगों को डुबोना नहीं पड़े, लोगों को उजाड़ना नहीं पड़े, और प्रकृति के साथ ये आक्रमणकारी जो व्यवहार है, ये जो आक्रांता व्यवहार है, इस व्यवहार को भी रोका जाए। एक शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन वो आप देखिए तो ये रिन्यूएबल एनर्जी, तो एनर्जी पैदा होने से पहले वो परियोजना साफ हो गई तो रिन्यू कहाँ हुई एनर्जी? परियोजना तो पहले बह गई, एनर्जी जब देती तब देती, या एनर्जी देना जनरेशन शुरू हुआ और उससे पहले रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो है परियोजना ही नहीं बची, तो रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ हुई? या सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जो पूरे इलाके को सस्टेन करके, लोगों को सस्टेन करके। वो इस तरह का हमको मॉडल सोचना पड़ेगा, इसको नए सिरे से इसको परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक है, एक जमाने में ऐसे परियोजना बनती थी, अभी दुनिया में कैसे नए तरीके हैं, रन ऑफ द रिवर स्कीम्स भी जिनको कहा जा रहा है, तो बिना नदी को डाइवर्ट किए हुए, बिना उसके बहाव में छेड़छाड़ किए हुए कैसे हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। तो इस दिशा में साइंटिस्टों को, इंजीनियर्स को सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए, जिससे कि कम से कम नदियों को बाधित करने की नौबत आए, उनको कम से कम उनके रास्ते में बाधा पैदा करने की नौबत आए। हजारों टन कंक्रीट का ढेर खड़ा करके आप सोचेंगे कि आप नदी को रोक लेंगे, तो एक दिन वो अपने ऐसे रूप में आती है जिस दिन वो मिट्टी और पानी जो है मिलाकर के आपके कंक्रीट के मजबूत से मजबूत ढेर को पत्ते की तरह बहा ले जाता है। तो इसलिए ये विचार करने की जरूरत है कि हम कैसे ऐसा मॉडल विकसित करें, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, जिससे कम से कम नुकसान हो, जिससे लोगों को उजाड़ना नहीं पड़े, जिससे उस इलाके की पूरी इकोलॉजी को, पूरी बायोडाइवर्सिटी को तबाह किए बिना पावर जनरेशन हो। इस दिशा में ठोस रूप से सोचने की जरूरत है।
इंजीनियर साइंटिस्ट को तो कब तब रिसर्च करेंगे जब हमारे सरकार उस एजुकेशन में पैसे डालेगी। वो तो है, मतलब वो उसी का पार्ट है। देखो ओवरऑल जिस तरीके से साइंटिफिक टेम्परमेंट को इस देश में खत्म किया गया है, उसी लगातार एक कॉर्पोरेट ग्रीड की तरफ सोचा जा रहा है, उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक डिजास्टर हमारे सामने आ रहा है, इतने लोगों का इतने जान जा रही है और हम लोग मतलब कुछ कर नहीं पा रहे। थिंक लड़ाई वहीं से शुरू होना है कि इस सरकार को कैसे गोलाबंद किया जाए और ये कठिन सवाल डेवलपमेंट किसके लिए ये सवाल पूछा जाए। तो इसी के साथ हम आज का सत्र को खत्म करते हैं। इंद्रेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और जो भी आए हैं उनका भी शुक्रिया। आने वाले दिनों में हम और भी पब्लिक मीटिंग करेंगे अलग अलग विषय पर। आप लोग हमारे पेज पे हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।